नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। अनुभागीय मॉक टेस्ट की सीरीज़ के अंतर्गत आज हम करने वाले हैं इसमें हिंदी कविता से संबंधित कुछ एक प्रश्नों को। तो इससे पहले आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हिंदी के जो सेक्शन है हिंदी कविता का उसके ऊपर जो है कंप्लीट एक वीडियो बनाई जाए। तो इसमें हमने कोशिश की है कि लगभग 100 प्रश्न जो है वो आपको रखने की कोशिश की हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़े से आपको सहायता करेंगे। ठीक है, तो इस वाली जो वीडियो में हम देखेंगे पहले के 50 क्वेश्चंस। लंबी क्लासेस जो है आपके लिए मैं नहीं ला पा रहा हूँ किसी कारणवश, तो 100 क्लासेस की जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए अभी सिर्फ फ़िलहाल पहले के 50 क्वेश्चंस देखिए। बाद में जो हम बाकी जो बाद के प्रश्न बचते हैं 50, उनको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपका भी कोई सुझाव है या आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा मॉक टेस्ट जो है वो किस टॉपिक के ऊपर रहे, तो आप बेझिझक जो है कमेंट सेक्शन में जाके कह सकते हैं। और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एंगेजमेंट रहेगी तो ज़्यादा अच्छा जो है वो रहेगा। ठीक है, तो आप ज़रूर अपनी फीडबैक जो है वो देते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास की। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं, इनमें से कौन सा विद्वान इसे पूर्णतः अप्रामाणिक मानता है? तो ये चीज़ पहले आपको ध्यान में रख लेना है। अगर स्थापना और तर्क में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं, एक कथन आपको मान लीजिए स्थापना में ये दे दिया गया है, दूसरा कथन मान लो आपको फिर इस तरीके से दिया है कि कौन सा विद्वान जो है इसे अप्रामाणिक मानता है। मान लीजिए नाम दे दिया गया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको कहा था कि ये पूरा का पूरा ग्रंथ क्या है, जाली ग्रंथ है। ठीक है, और इसने इसकी संदिग्धता पर सवाल उठाए थे। तो दूसरा प्रश्न, दूसरी पंक्ति हो सकता है आपको कि इस तरीके से दे दी जाए कि दूसरी पंक्ति में बोल दिया गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका पूर्णतः जो है अप्रामाणिक माना है इसको। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन स्थापना और तर्क क्या हो गया, अपने आप में ठीक हो गए। तो यहाँ से आपके दोनों ही प्रश्न जो है इस तरीके से निकल जाएंगे। तो मैंने पहले भी कहा था कि पूरी की पूरी पृथ्वीराज रासो, अब आपके पास ना तो उतना समय है कि आप उसको पढ़ पाते। ठीक है, और कोई एक स्पेसिफिक इसका समय भी नहीं आपको लगाया है, तो सिंपली पाठ्यक्रम में ये लिखा है कि आप इसको रखिए। ठीक है, तो यही चीज़ इसी के चलते यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को रखा गया है। तो थोड़ा सा आपने इसको देखना जरूर है। हालांकि बहुत बार ये प्रश्न आपने किया है, इस प्रश्न को यहाँ पर रखने का तात्पर्य यही था कि आप स्थापना और तर्क वाले प्रश्न भी जो है यहाँ पर कर सकें। इसमें देखिए एक नाम है कर्नल टॉड। ये जो कर्नल टॉड थे, ये आपको ध्यान रख लेना है कि ये बहुत ज़्यादा इस रचना पर रीझते थे। रीझने का मतलब ये है कि इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये रचना और इन्होंने इसकी छपाई भी शुरू कर दी थी। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना है। लेकिन वो काम जो है वो बीच में ही रोकना पड़ा। क्यों? जब पृथ्वीराज विजय नामक की एक रचना जो है बाद में सामने आई। ठीक है, और उसके चलते जो इसको रोक दिया गया, इसका जो भी काम था, ठीक है, छपाई का। तो ये ध्यान रख लेना, ये इसको प्रामाणिक ही मानते थे। और इसको इसने नाम दिया था संगोपता नेम, ये याद रखिएगा। संगोपता से यानी कि संयोगिता से, जो इसकी नायिका रही है उसके नाम से संगोपता नेम। ठीक है, और जो आपके बाबू श्याम सुंदर दास हैं, ये भी इसको प्रामाणिक ही मानते हैं, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने इसको क्या कहा था, श्याम सुंदर दास ने इसको बोला था कि ये विशाल जो आपका वीर काव्य है। ठीक है, और उदय नारायण तिवारी भी रहे एक नाम, उन्होंने भी इसको यही कहा था कि ये विशाल वीर काव्य है, जो कि दूसरे प्रश्न में आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर विकासशील महाकाव्य बोला गया है। ठीक है, तो ये बात विशाल वीर काव्य की बात की थी श्याम सुंदर दास और जो उदय नारायण तिवारी रहे हैं उन्होंने। ठीक है, ये भी इससे ध्यान में रख लेना आप। बाकी डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इसको क्या मानते थे, इसने भी माना कि इसमें जो है ये प्रमाणिक रचना रही है। और इसने इसके जो संस्करण रहे ना, 4-5 इसके अलग अलग संस्करण रहे, 4 संस्करण, उनमें से अंतिम जो सबसे कम जिसमें थे जो छंद हैं, उनको इसने प्रामाणिक माना था। तो आपके लिए ये काम है कि उसमें कितने छंदों की बात इसमें की है इसने, तो ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वीराज रासो को विकासशील महाकाव्य की संज्ञा किसने दी? तो इसके बारे में आधी चीज़ें तो मैंने अभी आपको बता दी। विशाल महावीर विशाल वीर काव्य जो बोला था वो किसने बोला आपका? ये बोला था आपका जो ऊपर हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, श्याम सुंदर दास। लेकिन यहाँ पर बोला गया है विकासशील महाकाव्य, तो इसमें आपको याद रख लेना ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। ठीक है, नामवर सिंह का कोई ऐसा बड़ा इसको लेकर के कथन नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रख लेना कि जो ये नामवर सिंह रहे हैं, अपभ्रंश भाषा के साहित्य के ऊपर जो है इन्होंने ज़रूर अपनी पुस्तक लिखी है, वो बहुत बात जो है वो ध्यान रखनी होती है आपको। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके बारे में क्या कहा था, इसने बोला था कि ये शुक-शुकी संवाद में रचित रचना रही है। शुक-शुकी आप सभी लोग जानते हैं, तोता मैना के संवाद में लिखी गई रचना, इस तरीके से याद रखें। और कड़वकबद्ध परंपरा की रचना यहाँ से नहीं हुई है शुरुआत, वो ध्यान में रखना आपको, वो बाद में हुई। ठीक है, तो इसको आप बात के लिए रखेंगे। रामविलास शर्मा ने भी इसके संदर्भ में कोई और बात नहीं कही। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, खुसरो की मुकरियों का मुख्य साहित्यिक उद्देश्य क्या था? अब ये तो देखिए धार्मिक उपदेश देना तो नहीं रहा उसमें, सिंपल सी बात है। वीर रस की अभिव्यक्ति भी नहीं थी,
ब्रजभाषा का प्रचार करना भी नहीं था, ये तो अपने आप में गलत हो जाएगा, क्योंकि खुसरो की भाषा आप सभी लोग जानते हैं खड़ी बोली हिंदी के करीब रही, और उसमें साथ साथ जो है दो आपका अरबी फारसी इनका पुट रहा, ब्रज का थोड़ा बहुत रहा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर मनोरंजन के साथ बुद्धि परीक्षा और कथन का निषेध, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। तो एक ही ऐसा लेखक हुआ जिसने आदिकाल में जो है वीर रसात्मक से हट के जो है मनोरंजन परक साहित्य की रचना भी जो है वो की थी। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है, जो आपके अमीर खुसरो रहे। ठीक है, अगला प्रश्न खुसरो से रखा गया है, फिर से देखिए, खुसरो की पहेलियों में अंतरलापिका से क्या तात्पर्य होता है। आपके पाठ्यक्रम में शामिल आपने देखा होगा बहुत सारी अंतरलापिकाएं रखी गई हैं, जो आपको पीडीएफ नोट्स में जो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे उसमें भी लिखा गया था। देखिए, अगर आपने उसकी व्याख्या को पढ़ने की कोशिश की होगी खाली समय में, तो वहाँ पर आपको अंतरलापिका शब्द जो है वो ज़रूर आया होगा। तो इससे क्या समझते हैं हम, इससे पहले हमने दो सुखने देखे, गज़लें देखी। ठीक है, दो सुखना क्या होता है, गज़ल क्या होती है, और इसके अलावा जो है आपका मुकरी क्या होती है, पहेली क्या होती है, इसके बारे में तो हमने पिछले जो हमने एक सीरीज़, और सीरीज़ तो नहीं, एक जो टेस्ट रखा था उसमें बताया था। लेकिन यहाँ पर आ गया आप अंतरलापिका। ठीक है, तो इससे क्या मतलब है, इससे आपको सिंपल सा ध्यान रख लेना है कि जिसका उत्तर पहेली के भीतर, भीतर यानी कि अंतर, अंतर से ही याद रख लेना, अंतर का मतलब होता है पहेली के अंदर। ठीक है, अपने ही उसके अंदर ही जो है लापिका यानी कि छिपा हुआ हो। ठीक है, अंतर लापिका, भीतर ही छिपा हुआ जो उत्तर है या अर्थ है। ठीक है, तो ये होता है आपका पहेली या अंतरलापिका में, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अंतरलापिका शब्द यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको अंतरलापिका एक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजनी है कि कौन सी अंतरलापिका आपने जो है, जिन लोगों ने तो नोट्स अपने पास रखे हैं, जिन्होंने वो खरीदे भी थे, ठीक है, तो वो तो ज़रूर एक अंतरलापिका यहाँ पर रख दीजिएगा, ये काम आपको करना है। ठीक है, दो अर्थ निकलते हो तो वो तो आपको सबको मालूम है, वो तो दो सुखना है। ठीक है, और जिस उत्तर पहेली के बाहर हो तो वो पहेली है, सिंपल सी बात है। और संगीतबद्ध हो वो गज़ल हो जाएगी आपकी, हालांकि वो आपका अलग एक टॉपिक है, जो आपका गज़ल वाला है उसको बाद में देखेंगे, जब गज़ल विधा करेंगे हम दूसरे यूनिट में। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उससे एक भी ना गिरे। ये क्या है, ये पहेली है, तो इसका उत्तर क्या है, बाहर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आकाश। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ है ही नहीं दो राय वाली बात। खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में जो योगदान दिया, उसकी मुख्य विशेषता जो है वो क्या रही है। तो अगला प्रश्न है, देखिए छठा प्रश्न। तो इसमें आपको सिंपल सा याद रख लेना, लोक भाषा और फारसी का सहज मिश्रण यहाँ पर ध्यान में रख लेना। इसीलिए आप देखते हैं कि खुसरो का अधिकतर साहित्य जो लौकिक साहित्य के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, जनमानस के बीच में रहे ना ये, और उनको जो है इन्होंने मनोरंजन करने के लिए पहेलियाँ लिखी, दो सुखने लिखी, गज़लें लिखी, ये तो मनोरंजन के ही साधन थे। ठीक है, लेकिन उसमें जो है आपकी जो खड़ी बोली हिंदी है उसका पुट जो है शुरुआत में देखने को मिलता है, तो ये एक अलग चीज़ थी उसके बारे में। विद्यापति की पदावली में मुख्य रूप से किस प्रकार की प्रधानता है, जिसे लेकर रहस्यवाद का विवाद भी जुड़ा हुआ है। तो ये तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। थोड़ा सा घुमा फिरा के यहाँ पर प्रश्न जरूर रखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सही बात यह है कि श्रृंगारिकता को लेकर के ही क्या रहा, रहस्यवाद का विवाद जुड़ा रहा। किसी ने बोला कि ये श्रृंगारिक कवि हैं, किसी ने बोला कि ये भक्त कवि हैं, किसी ने बोला कि ये क्या है, रहस्यवादी कवि हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, श्रृंगार की वर्तनी जो है वो इस तरीके से लिखी जाएगी, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। कई बार जो है आपको श्रृंगार जो है इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा, सही यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है, इस संदर्भ में उनका प्रसिद्ध कथन कौन सा नहीं है। तो ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखिएगा। शुक्ल की यहाँ पर 3 पंक्तियाँ होंगी, एक जो है नहीं होगी, या फिर चारों भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, वर्ल्ड फेमस पंक्ति, बहुत बार पूछी गई एग्जाम में, हो सकता है आपको फिर से पूछ लिया जाए, है ना, तो इसलिए इसको देखते रहिएगा। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, इन्होंने कही है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में ये सारी ही पंक्तियाँ। ठीक है, उनकी रचनाओं में केवल भक्ति है, तो ये बिल्कुल भी शुक्ल ने नहीं बोला। जब इन्होंने ऊपर ये बोल दिया कि इनको कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये केवल भक्ति नहीं है उनके साहित्य में, है ना। जिस रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है, बिल्कुल शुरुआती पंक्ति है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में विद्यापति को लेकर के, तो इसको भी आप जरूर याद रखें। तो 3 पंक्तियां हो गई और एक यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो आगे है, देखिए 9वां प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, विद्यापति ने अपनी रचनाओं में राधा और कृष्ण के किस रूप का चित्रण सर्वाधिक किया है। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है, वैसंधि और यौवन की जो शारीरिक सौंदर्य है इसका रूप इन्होंने चित्रित किया है अपने साहित्य में। और इसीलिए जो आपके एक महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, इन्होंने क्या कहा, इनको
कुछ कवि बोला था, या फिर जिसको हम कहते हैं अपरूप का कवि, कि कृष्ण और राधा के ऐसे रूप का इन्होंने वर्णन कर लिया जो कि राधा और कृष्ण का था ही नहीं। यानी कि मांसलता की बात की, यौवन के शारीरिक सौंदर्य की बात की, जिसको कई बार हम अश्लील रूप की भी बात कहते हैं। इस प्रकार के रूप का चित्रण जो है इसमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के पदों में प्रयुक्त उलट बांसियों का मुख्य आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है? उलट बांसियां, जो उठटांग बानी है जिसको हम कहते हैं, वो वाली बात, इसमें क्या चीज़ है? तो यहाँ पर देखिए, जनता को भ्रमित करना नहीं, भाषा का चमत्कार दिखाना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाणी की तो वो डिक्टेटर थे, चमत्कार कहाँ से दिखाएंगे, है ना? जो उनके पास शब्द आता था उसी को ले लेते थे। अंतर्मुखी साधना के रहस्यों को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। रूढ़ियों का तो समर्थन करता ही नहीं था कबीर, ये तो होना ही नहीं था। ठीक है, तो बस आपको समझना है प्रश्न को कि कौन सी बात सही हो सकती है, वैसे करना। हंसा बगुला एके रंग, चरत एक ही ताल, हंस चुंगे मोती चुगा, बगुला मछली भाल। इस साखी में हंस और बगुला क्रमशः किसके प्रतीक हैं? तो इस प्रकार के प्रश्न आपको बनते हैं। हालांकि ऐसे प्रश्न आप नेट नोट में भी देख लेते हैं कि ऐसे आ जाते हैं कई बार, तो आपको वो थोड़ा सा पढ़ना रहता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो है हंस और बगुला, पहला है ज्ञानी मुक्त आत्मा का, और अज्ञानी जो है विषयी जीव का। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख लेना। हंस किसका है? ज्ञानी मुक्त आत्मा, और अज्ञानी जो है विषयी जीव का कौन है? बगुला हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर की भक्ति का स्वरूप निर्गुण है, उनके राम दशरथ पुत्र राम से किस प्रकार भिन्न है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि वे घट घट व्यापी अविनाशी तत्व हैं। अयोध्या के राजा भी नहीं है, सगुण रूप में पूजे जाते हैं बिल्कुल भी नहीं है, अवतार लेते हैं ऐसा भी नहीं है। तो सामान्य सा प्रश्न है, बस आपको समझना है। ठीक है, पीयूषो कहूँ संदेशड़ा, हे भंवर हे काग। इस पंक्ति में नागमती के विरह के कारण, देखिए यहाँ से पहली चीज़ तो याद रख लेना, ये नागमती वियोगखंड से रहा है, जो कि आपका पद्मावत है उसका एक पार्ट है ये। ठीक है, जिसको हिंदी साहित्य की अनुपम निधि भी बोला गया, नागमती वियोगखंड को। ठीक है, तो इस नागमती के विरह के कारण भंवर और काग के काले होने का क्या कारण बताया गया है? अगर आपने नागमती वियोगखंड के जो 20 जो दोहे, ये दोहे तो नहीं कहेंगे, कड़वक उसको कहेंगे हम, जिसमें दोहा और चौपाई दोनों ही रखे जाते हैं, चौपाइयों के बाद दोहा। ये भी कई बार प्रश्न बनता है कि जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य रहा है उसमें कितनी चौपाइयों के बाद दोहा रखा गया है? तो 5 चौपाइयों के बाद दोहा है। लेकिन यहाँ पर फिर अपवाद है कि ये जो जायसी रहे हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा। ये अलग है प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि नागमती के विरह के कारण भंवर और काग के काले होने का मुख्य कारण क्या बताया गया? तो यहाँ पर आपको सिंपल सा याद रख लेना है कि नागमती का जो विरह है, उसकी अग्नि से जो धुआं निकल रहा है उसके कारण वे काले हो गए हैं। यानी कि अतिशयोक्ति ही कर दी कि विरह की अग्नि इतनी जल गई भाई, उसमें धुआं ही धुआं हो गया, और जो आपके भौरे थे और कौवे थे वो भी काले हो गए। देखिए कवि की कल्पना देखिए, है ना? तो ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। नागमती वियोगखंड की भाषा और छंद शैली क्या है? बिल्कुल आसान सा है, अगर आप अच्छे से इसको समझते हैं तो इसमें तो कुछ करने लायक है ही नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है वो क्या है? अवधि में ही रहता है ना? और दोहा चौपाई कड़वक शैली जो लिखा भी है यहाँ पर, देखिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, डिंगल और छपाई की अगर बात होगी तो वो पृथ्वीराज रासों में आ जाएगा, जो हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, हालांकि वहाँ पर शैली पिंगल थी, ये ध्यान रख लेना। खड़ी बोली जो है वो हरिगीतिका, ये भी नहीं था इसमें। हरिगीतिका छंद का बादशाह किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आपके लिए हो गया। ठीक है, इसको करते रहिएगा। नेक्स्ट है, कातक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हों विरह जारी। इस पंक्ति में कौन सा मुख्य रूप से अलंकार जो है वो परिलक्षित होता है? तो यहाँ पर सिंपल सी बात क्या हो रहा है, कातक शरद चंद उजियारी। ठीक है, कि कार्तिक जो मास की जो सर्दियों में जो है वो क्या है? चंद उजियारी, चंद्रमा उजियारा है। ठीक है, जग शीतल हों विरह जारी। ठीक है, मतलब हर जगह ठंडक है, लेकिन विरह में जो है वो आत्मा जो है वो क्या है? जल रही है। तो एक दूसरे में क्या है? विरोधाभास हो रहा है ना, कि भाई एक चीज़ क्या हो रही है आपकी, एक तरफ जो है बिल्कुल शीतलता है, लेकिन दूसरी तरफ जो है विरह में, विरह की अग्नि जो है। ठीक है, तो एक दूसरे के क्या है? ये अपवाद है। तो ये क्या हो गया? व्यतिरेक या विरोधाभास अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको एक बार फिर से बताना है कि ये पंक्तियाँ जो है किस रचना की है। ये भी बड़े काम की है, इसको भी आप याद जरूर रखें कि किस रचना से ये पंक्ति उठाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रमर गीत सार में उद्धव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न है ये भी। निर्गुण ब्रह्म, ज्ञान और योग के अहंकार का। ठीक है, ये इसका प्रतीक है कि उसको अपने योगी होने का अहंकार भी है। बहुत सारे लोग जो है इसको गलत भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। भ्रमर गीत सार में इसको इसीलिए ही कृष्ण ने रिक्रूट किया होता है कि ये गोपियों के पास जाए। ठीक है, बड़ भारी उसका निर्गुण का उपदेशक बनता फिरता है ना ये। ठीक है, तो निर्गुण ब्रह्म का, तो इसलिए बोलता है कि चलो उनके साथ तो एक बार जाके देख, बात विपात कर। इनडायरेक्टली उसको ये पाठ सिखाना चाहता था। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना है।
और साथ ही साथ जो है निर्गुण ब्रह्म की बात तो उन्होंने की ही है। इस बार वो कहते भी है कि आए जोग सिखावन पांडे। देखिए दूसरा प्रश्न इसी पर ही आधारित है, ठीक है, कि आया बड़वारी हमें योग सिखाने वाला, है ना, हमको मालूम है भाई हमें मत सिखा, गोपियों का वो मानना ये था, उलाहना देती हैं उसको वो, ठीक है। गोपियों द्वारा उद्धव को पांडे कहकर संबोधित करने में कौन सा भाव यहाँ पर छिपा है? तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, उपहास, जो मैंने पहले ही बता दिया कि उलाहना दे रही हैं, सिंपल सी बात है, व्यंग्य कर रही हैं उसके ऊपर कि हमें मत सिखाइए, ठीक है। लखियत कालिंदी अति कारी, गोपियों के अनुसार यमुना नदी के अत्यधिक काली होने का प्रतीकात्मक कारण क्या है? अब यहाँ पर एक और प्रश्न आ गया, तो कृष्ण की विरह की अग्नि और संताप के प्रभाव से वो काली हो रही है यहाँ पर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पीछे हमने बात की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर तुलसीदास ने रामचरितमानस में ज्ञान और भक्ति के संबंध में क्या प्रतिपादित किया है? तो तुलसी ने जो है इसके बारे में क्या कहा है? तो देखिए ज्ञान और भक्ति में भी उसने क्या किया? समन्वय स्थापित किया। इसीलिए तुलसी को क्या बोला गया? समन्वयवाद का प्रवर्तक बोला गया था। सगुण और निर्गुण में भी उसने क्या किया? समन्वय स्थापित करने की बात की। शैव और वैष्णवों में भी किया, राजा और प्रजा में भी किया उसने समन्वय स्थापित। तो हर जगह जो है तुलसी के काव्य में हमें क्या मिलता है? समन्वय स्थापित करने की बात जो है वो दिखाई देती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, दोनों में मूलतः कोई भेद नहीं है, परंतु भक्ति जो है वो सुलभ है, ठीक है, इसको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सतसैया के दोहरे जीव नाविक के तीर, इस उक्ति के माध्यम से बिहारी के दोहों की किस विशेषता को रेखांकित किया गया है? अत्यधिक लंबाई को, सरल भाषा को, धार्मिक उपदेश को, या गागर में सागर भरने की कला को, यानी कि जिसको हम कहते हैं सीमित शब्दों में गंभीर अर्थ निकालने की बात जो है इसमें बताई गई है। बिल्कुल सामान्य प्रश्न, देखिए बस पूछने को आपको थोड़ा सा यहाँ पर इधर उधर कर दिया गया है। और कविता से संबंधित प्रश्न इससे डिटेल मुझे नहीं लगता कि आपको अभी फिलहाल पूछे जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपका ये पाठ्यक्रम है उससे तो लगभग ऐसा ही लग रहा है। कहत नटत रिजत खीजत, मिलत खिलज लजियात, भरे भवन में करे नैन नहीं सौंप बात। इस प्रसिद्ध दोहे में बिहारी ने किसका सजीव चित्रण किया है? बहुत ही वर्ल्ड फेमस है ये दोहा। तो यहाँ पर बताया गया कि किसका सजीव चित्रण है इसमें? युद्ध भूमि का बिल्कुल भी नहीं है। भरे भवन में, ये तो मैंने बता दिया आपको, अगर मैंने ये पंक्ति नहीं बताई होती तो शायद आप कुछ लोग इसको गलत भी करते। तो भरे भवन में क्या है, या सभा में नायिका क्या कर रहे हैं? नेत्रों के द्वारा मौन संवाद कर रहे हैं, आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में चुराया तूने मेरा जिया। ये वाली बात यहाँ पर जो है वो चल रही है, ठीक है। तो प्रकृति के रौद्र रूप का भी नहीं है, गुरु शिष्य संवाद भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। सतसई में श्रृंगार रस के अलावा अन्य कौन से दो रस मुख्य रूप से पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो प्रधानता तो श्रृंगारिकता की रही, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रख लेना है कि इसमें भक्ति और नीति परक भी दोहे रहे हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न और छोड़ता हूँ यहाँ पर फिर से, कितने जो हैं श्रृंगारिकता के पद हैं, कितने जो हैं पद नहीं सॉरी दोहे हैं, और कितने दोहे जो हैं इसमें भक्ति के हैं और कितने नीति के हैं? और ये हमने नोट्स में भी बताया हुआ है, और जो आपको लाइव क्लास लगाई है उसमें भी बताया हुआ है, यूट्यूब में जो क्लास बताई है उसमें भी बताया हुआ है। तो आप इसको बताइएगा कि कितने दोहे किस प्रकार के हैं, ठीक है, ये आपके लिए काम हो गया। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग, इस दोहे में अलंकार बताना। ये बहुत बार जो है आया हुआ भी है, ठीक है। तो इसमें है विरोधाभास अलंकार। अब ये कैसे है ये आपको पता करना है, ठीक है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेको स्यानप बांक नाही, इस पंक्ति के माध्यम से घनानंद प्रेम की किस विशेषता पर बल देते हैं? एक चीज़ तो याद रख लेना, ये घनानंद की पंक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जो प्रेम की निश्चलता है, जो सरलता है और जो चतुराई है, उसके अभाव पर जो है इन्होंने बात की है कि प्रेम में किसी भी प्रकार का क्या होता है, चतुराई के लिए कोई स्थान नहीं होता, कोई सयानापन उसके लिए जो है वो नहीं रहता, ठीक है। प्रेम जो है वो बिल्कुल निश्चल होता है, सूधो स्नेह का मार्ग है ना, ये बात यहाँ पर बोली थी, ठीक है, इसको ध्यान में रखें। घनानंद के वियोग वर्णन की मुख्य विशेषता क्या है, जिसे शुक्ल जी ने अंतरदशा का उद्घाटन कहा है? तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखिए घनानंद के संदर्भ में ही कि इनकी वियोग वर्णन की क्या है विशेषता, ठीक है, जिसको अंतरदशा कहा है। तो मानसिक और आत्मिक विरह की आंतरिक अनुभूति बोला गया है इसको। तो आंतरिक अनुभूतियों के काव्य के चलते ही जो आपका रीति मुक्त काव्य रहा उसको स्वच्छंद काव्य की श्रेणी में हम रखते हैं। और तीनों धाराओं में सबसे श्रेष्ठ काव्य धारा जो है वो किसको माना जाता है? रीति मुक्त काव्य धारा को ही माना गया है, ये बात आप याद रखेंगे। अंशुमन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीरा की इस पंक्ति में प्रेम बेली में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका रूपक अलंकार, है ना। तो अलंकारिकता से भी प्रश्न आप थोड़ा बहुत जरूर देख लें कि अलंकारों से रिलेटेड प्रश्न आपको बन सकते हैं, ठीक है। तात मात भ्रात बंधु अपनो नहीं कोई, छांडी दई कुल की कान, कहा
करी हैं कोई, यहाँ कुल की कान से क्या तात्पर्य है। कुल की कान तो मतलब सिंपल सी बात है, लोकलाज, है ना, कुल की मर्यादा जो रही है। प्रिय प्रवास में हरिऔध जी ने कृष्ण के किस रूप को नए युग के अनुरूप प्रस्तुत किया है। तो इसमें कृष्ण का जो रूप है, देखिए सिंपल सी बात आपको याद रख लेनी है कि इसमें जो है ये समाज सेवक और लोक रक्षक जो महापुरुष रहे हैं उसके रूप में कृष्ण का उल्लेख यहाँ पर मिलता है प्रिय प्रवास में। और ये विरह परक काव्य है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, जिसमें किसका विरह है, यशोदा का। छो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये इसका आंसर हो गया। चलिए 29 का आंसर आपको खुद ब खुद मिल गया। ठीक है, ब्रजांगना विलापी जो हमने पहले पढ़ा था कि वो उससे रिलेटेड इसका नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, विप्लव गायन जो कविता रही है इसका मुख्य स्वर क्या रहा है। तो विप्लव गायन तो आप सभी लोग जानते हैं, ये जो रूढ़ियों का विनाश है और नव निर्माण का आह्वान करने के लिए बोल रहा है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि चारों ओर उथल पुथल मच जाए। क्यों? क्योंकि जो पुरानी गली सड़ी चीज़ें हैं वो नहीं चाहिए भैया, अब नए सिरे से नई उमंग होनी चाहिए, है ना। विप्लव गायन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। इस पंक्ति में कवि समाज में क्या परिवर्तन देखना चाहता है, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है आपको। तो यहाँ पर यही हो गया, ये सेम सेम क्वेश्चन हो गए दोनों, है ना, ये दोनों सेम सेम क्वेश्चन हो गए, पर आप इसको कर लेंगे इजीली। विप्लव गायन कविता राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के किस कालखंड की प्रतिनिधि रचना हो जाएगी। तो ये छायावाद और द्विवेदी युग के बाद जो है उत्तर छायावादी संक्रमण काल इसको हम कहते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। खासकर जो आपका छायावादोत्तर में रहा राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा भी आप इसको एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे पूर्णतः, है ना, लेकिन फिर भी इसमें इस प्रकार का स्वर जो है वो दिखाई देता है आपको। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, यहाँ वह ध्वनि से क्या तात्पर्य है। तो इसमें वह ध्वनि का मतलब है महाविनाश और महाक्रांति की गूंज। ये याद रख लेना कि वो महाविनाश चाहता है कभी और उसको कुछ नहीं चाहिए भाई, है ना, ऐसी तान सुनना चाहता है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें आज ये समस्याएं सभी। तो यहाँ पर है, देखिए बोला गया है कि इस प्रसिद्ध पंक्ति का उद्देश्य क्या है। तो अतीत के गौरवगान की बात भी हो रही है, उसको याद दिलाकर वर्तमान की जो दुर्दशा है, क्या हो गए हैं, और आत्म मंथन करना, भविष्य को संवारना, यानी कि क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां हैं और ये किस रचना की पंक्तियां हैं ये आपको अब बताना है। महत्वपूर्ण है ये पंक्ति और इसमें ही तीनों खंड उसके दिख जाएंगे, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। प्रसाद की आंसू जो रही है उसको किस प्रकार का काव्य माना जाता है, ये तो बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है। विप्रलंब श्रृंगार और आंसू की पंक्तियां भी आपको जरूर पढ़नी है अब, है ना। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग तल में, कमायनी के किस सर्ग से है। अच्छा, पिछली बार रखा था कि ये किसकी हैं, तो वो थी प्रसाद की। अब यहाँ पर पूछा है ये किस सर्ग से हैं, तो लज्जा सर्ग से ये हो जाएंगे। ठीक है, कमायनी का मुख्य दार्शनिक आधार कौन सा है, तो ये तो आपका प्रतिभिज्ञा दर्शन है, जो कि कश्मीर का शैव दर्शन जिसको हम मानते हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शैल कुमारी वह अनिंद्य रूप, कमायनी के श्रद्धा सर्ग में सौंदर्य की तुलना किस से की गई है। तो यहाँ पर नीले वस्त्रों में लिपटे बिजली के जो फूल हैं और प्रकृति के सहज सौंदर्य से जो है इसकी कल्पना की गई है। श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा के सौंदर्य की। अब श्रद्धा किसकी प्रतीक है, ये प्रतीकात्मकता आप जरूर याद रखेंगे जो कमायनी रही है, इससे प्रश्न जरूर बनते हैं। कमायनी को लेकर के विद्वानों के कथन क्या हैं वो आपको जरूर थोड़े से पढ़ने हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसको जिसके लिए सदा किया शोध। राम की शक्ति पूजा की यह पंक्ति राम के माध्यम से वास्तव में किसके व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष को व्यक्त करती हैं। तो अगर आपको पता है तो इसमें तो कुछ करने लायक है नहीं, बस क्वेश्चन आपको लंबा है, बस थोड़ा सा समझना है इसको। तो ये निराला के लिए, निराला ने खुद के लिए कही अपना संघर्ष भी इसमें। ठीक है, कुकुरमुत्ता कविता में निराला ने कुकुरमुत्ता और गुलाब के माध्यम से समाज के किन वर्गों पर व्यंग्य और प्रतीक योजना की है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका किस पर किया इन्होंने, कुकुरमुत्ता यानी कि जो सर्वहारा और शोषित वर्ग है, और गुलाब यानी कि जो पूंजीपति यानी कि जो शोषक वर्ग है उसका प्रतीक है। और इसी में पंक्ति आती है, वे सुन बे गुलाब कहाँ से भाई खुशबू रंग हो आप। ठीक है, ये वाली पंक्ति भी बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, और कुकुरमुत्ता लंबी कविता में गिनी जाती है। तोड़ती पत्थर कविता का मुख्य स्वर क्या है और इसका दृश्य कहाँ का है, ये प्रश्न हमने पहले भी रखा था। इलाहाबाद के पथ का दृश्य है, यथार्थवादी और प्रगतिवादी स्वर की ये कविता हो जाती है और मुक्त छंद में लिखी गई ये कविता हो जाएगी। और निराला ने कविता को ही बोला था कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए, है ना। जागो फिर एक बार कविता में निराला भारतीयों को किस अतीत का स्मरण कराकर जगाना चाहते हैं।
तो यहाँ पर ऋषियों मुनियों और गुरु गोविंद सिंह जैसे वीरों के पराक्रम और सिंहों की भांति अपनी शक्ति पहचानने की ये बात है जिसको वो जगाना चाहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 43 नंबर का जो क्वेश्चन है देखिए, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा में यह कथन किसका है और क्या दर्शाता है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि ये जो आपका राम है उनका है। राम की निराशा और हताशा से भरा सत्य की कठिन स्थिति का बोध ये कराने वाला। ये प्रश्न कई बार पूछ भी लेता है कि न्याय है जिधर है उधर शक्ति, है ना, ये ध्यान में रख लेना है। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर, स्रोत स्मृति कविता में निराला अपनी पुत्री के विवाह को अनूठा क्यों कहते हैं? क्योंकि वह तड़क भड़क से दूर अत्यंत सादगीपूर्ण और मौन संगीत से भरा था, जिसमें कोई परंपरागत रिश्तेदार आमंत्रित नहीं थे, है ना। तो ये बात है जिसको यहाँ पर आप याद रखेंगे। ओके, पंत जी की लंबी कविता परिवर्तन का मुख्य संदेश क्या था? यानी कि ये तो सिंपल सी बात है कि संसार का एकमात्र जो आपका शाश्वत नियम क्या है, परिवर्तन है। बस ये तो यहाँ से ही आपका निकल जाना था ये आंसर। ठीक है, परिवर्तन भी लंबी कविताओं में गिनी जाती है। परिवर्तन से इससे भी पहले हमने एक प्रश्न और भी रखा था, उसको भी देखिएगा। प्रथम रश्मि भी सुमित्रानंद पंत की ही कविता रही है। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, इस कविता में रंगिणी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर आपको सिंपली याद रख लेना है कि ये हुआ है जो आपकी सुबह की पहली किरण का स्वागत करने वाली जो चिड़िया रही है या विहंगिनी रही है, उसके लिए जो है बोला गया है विहंगिनी को, है ना। इसको याद रखें, प्रथम रश्मि यानी कि पहली किरण, सिंपल सी बात, सुबह की पहली किरण की बात यहाँ पर हो रही है। अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, कौन सा रस और भाव जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो भयानक, रौद्र रस और विस्मय का जो भाव है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अहे निष्ठुर बोल रहा है, तांडव नर्तन बोल रहा है, रौद्र दिख रहा है। तांडव शब्द में ही अपने आप में क्या है आपका रौद्र रस हो जाएगा। इसकी एक ट्रिक भी है, जितने भी ये टवर्गीय वर्ण आते हैं ना, तो वहाँ पर आपने देख लेना है कि वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका भयानक रस या रौद्र रस जो है वो रहता है। पंत जी की कविता प्रथम रश्मि उनकी किस काव्य प्रवृत्ति को दर्शाती है? तो ये भी आपको याद रख लेना है। ये छायावादी और रहस्यात्मक उनकी जो चीज़ें रही हैं वो इसमें देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है 48 का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली, इससे रिलेटेड प्रश्न पिछली सीरीज में भी, पिछले टेस्ट में भी था। ठीक है, इस कविता में महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना किससे की है? तो ये हमने पहले भी रख दिया था वैसे, तो जल से भरे जो उस बादल से जो आकाश को क्या कर देता है कुछ समय के लिए जो है फिर से पानी से भर देता है। ठीक है, या धरती को सींचता है। ठीक है, ऐसे बादल से। फिर विकल हैं प्राण मेरे, कविता में प्राणों की व्याकुलता का मूल कारण क्या है? तो यहाँ पर आपको सिंपल सा याद रख लेना, इसमें हो जाएगा असीम सत्ता यानी कि परमात्मा से मिलने की तीव्र आंतरिक तड़प और विरह जो है इसमें दिखाई पड़ता है। अब आपके लिए प्रश्न ये है कि फिर विकल हैं प्राण मेरे, ये कविता जो है वो किसकी रही है? महत्वपूर्ण कविता है जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल भी है। तो नेक्स्ट जो और प्रश्न बनते हैं इसके आगे जितने भी आपके रचनाकार रहे हैं आधुनिक, उनसे रिलेटेड रहेगी, तो आप एक बार फिर से इसी टॉपिक को जो है ज़रूर पढ़िएगा। आज के प्रश्न उतने ज़्यादा मुश्किल मैंने नहीं रखे थे और ना ही बहुत ही ज़्यादा आसान भी थे। थोड़ा सा आप इसको समझ के करेंगे तो आपको इसी स्तर के पेपर जो है प्रश्न जो हैं वो मेरे हिसाब से रहने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा डिटेल में रहते हैं तो उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपके लिए ये वाली प्रश्नोत्तरी जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने जो मैसेजेस हैं, अपना जो कमेंट है वो आप ज़रूर करें, और वीडियो को अगर लाइक कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक करने से आपका भी भला मेरा भी भला। ओके देन, बाय बाय।